अनुराकुमार दिशानायकवन मम। आपकी स्क्रीन पे एक फेस जो आ रहा है, इसको आप गौर से देख लीजिए। अगले 5 सालों तक जब जब भारत और श्रीलंका के रिश्तों की बात होगी तब तब यही चेहरा आपके सामने आएगा। इनका नाम है अनुराकुमार दिशानायके। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार लेफ्ट पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली है और इस जीत के नायक हैं दिशानायके। ऐसे में इस स्टोरी को हम 3 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहले हिस्से में आपको बताएंगे कि दिशानायके हैं कौन, इनकी एक ओवरऑल प्रोफाइल आपको देंगे। दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका में इतिहास में पहली बार लेफ्ट पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में जीत मिली। और आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि दिशानायके की सरकार का भारत को लेकर आखिर क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानने के लिहाज से। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 55 साल के दिशानायके को श्रीलंका में बदलाव का चेहरा माना जा रहा है। बदलाव का चेहरा बनकर वो उभरे हैं। सिंपल से बैकग्राउंड से आने वाले दिशानायके गांव से उठकर सीधे राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए। हालांकि उनका ये सफर काफी मुश्किल रहा, क्योंकि एक समय उनकी पार्टी भारत के नक्सलियों की तरह हिंसा के रास्ते पर थी और बंदूक की नोक पर सत्ता हथियाना चाहती थी। उनकी पार्टी और उनके राजनीतिक करियर पर बात करने से पहले श्रीलंका में हुए राष्ट्रपति चुनाव से कुछ आंकड़े आपको देते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। 2024 में हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में दिशानायके को 42.31% वोट मिले हैं। 32.71 के साथ दूसरे नंबर पर हैं सुजीथा प्रेमदासा। प्रेमदासा के पिता श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। फिलहाल प्रेमदासा के हाथों में श्रीलंका के विपक्ष की कमान है। वहीं 17.27% के साथ तीसरे नंबर पर रानिल विक्रमासिंघे हैं। विक्रमासिंघे को ये हराकर दिशानायके श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जिन पूर्व राष्ट्रपतियों पर देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने का आरोप है, उनमें महिंदा राजपक्ष भी शामिल है। उनके बेटे नमल राजपक्ष को भी 3% के करीब वोट मिले। ये तो रही राष्ट्रपति चुनाव के आंकड़ों की बात। और इन आंकड़ों में आपको एक बात साफ नजर आ रही होगी। बात यह कि श्रीलंकाई वोटर पहले से जमी जमाई पार्टियों से हद से ज्यादा नाराज हैं और इस नाराजगी ने श्रीलंका में इतिहास रच दिया। श्रीलंका के वोटरों की जो नाराजगी है उसके तरफ लौटेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं ऐतिहासिक चेहरे के तौर पर उभरे दिशानायके की। 1990 की शुरुआत में ही दिशानायके लेफ्ट विचारधारा वाली जनता विमुक्ति पेरामुना के साथ जुड़ गए। 1970 और 1980 के दशक में इनकी पार्टी हिंसा के रास्ते पर थी। पार्टी का मानना था कि श्रीलंका में सरकार चला रही पार्टियां भ्रष्ट हैं, इनमें परिवारवाद और सामंतवाद है, जिसकी वजह से लोगों का शोषण हो रहा है। इन सब की वजह से हथियार के जरिए जेवीपी सत्ता पलट देना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पार्टी को हथियार छोड़ने पड़े। और यही वो दौर था जब दिशानायके का राजनीतिक उभार शुरू हुआ। इसी राजनीतिक उभार के बूते सन 2000 में वो पार्टी के टिकट पर सांसद बने और 2014 में उन्होंने पार्टी को लीड करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 10 साल के भीतर वो श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए। अनुराकुमार दिशानायकवन मम श्रीलंका प्रजातांत्रिक समाजवादी जनराज्ये जनाधिपति कार्य कर्तव्य। हालांकि इस बीच 2004 में वो थोड़े समय के लिए देश के कृषि मंत्री भी रहे। कहा जाता है कि यही वो दौर था जब देश की ग्रामीण जो आबादी है, ग्रामीण जो इलाका है, उसके साथ उनके रिश्ते मजबूत हुए। हालांकि सत्ता की टॉप कुर्सी तक उनकी राह जो है पहुंचने की इतनी आसान नहीं रही। दरअसल जब उनकी पार्टी हिंसा के रास्ते पर थी, तब सरकार ने उन्हें कुचलने के लिए भरपूर हिंसा का इस्तेमाल किया। ऐसी वजहों से उनकी पार्टी की जो इमेज थी वो बहुत वायलेंट थी। कोई कल्पना नहीं कर पाता था कि एक दिन ये लोग सरकार चला पाएंगे, लेकिन 2024 में इतिहास बन गया। दिशानायके को अपनी पार्टी की छवि बदलने का भी क्रेडिट दिया जाता है। कहते हैं कि उन्होंने ही अपनी पार्टी को यूथ से जोड़ा और इसकी छवि एक भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी पार्टी की बनाई। एक तरफ जहां इनकी पार्टी में बाकी नेता क्रांति चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ दिशानायके का फोकस ग्रामीण लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर था। ऐसे में जब 2010 और 2020 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमराई और श्रीलंका के ग्रामीण लोगों के बीच दिशानायके की पार्टी जब पहुंची, तो उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई और यहीं से शुरू होता है स्टोरी का दूसरा हिस्सा। दरअसल श्रीलंका का 2020 वाला आर्थिक संकट 2019 में ही शुरू हो गया था। 2020 में आई कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने रही सही कसर पूरी कर दी।
2021 में एक तरफ जहां दुनिया नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने की कोशिश कर रही थी, वहीं 2022 तक श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। देश में तेल खत्म हो गया, खाने के लाले पड़ गए। आलम ऐसा हुआ कि तब के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को, जैसे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, उनकी तरह ही देश छोड़कर भागना पड़ा। उनकी जगह रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया। हालांकि श्रीलंका की जनता की नज़र में वो भी सत्ता के काफ़ी करीबियों में से एक रहे। ऐसे में चुनाव से पहले बदलाव की बयार बहती तो नज़र आ रही थी, लेकिन किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि 1948 में आज़ाद हुए श्रीलंका में 2024 में इतिहास बन जाएगा। लेकिन इतिहास बन गया और श्रीलंका के आर्थिक संकट से दिसानायके जो हैं वो एक देश के नायक के तौर पर फाइनली उभरे हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिसानायके भारत के लिए नायक होंगे या खलनायक होंगे। स्टोरी के तीसरे हिस्से में अगर भारत श्रीलंका रिश्तों के भविष्य के बारे में बात करें तो इन पर संकट के बादल मंडराते हुए नजर आते हैं। दरअसल दिसानायके की पार्टी की विचारधारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है। बस इतना ही नहीं है, चुनाव के प्रचार के दौरान या उससे पहले भी दिसानायके इस बात के साफ संकेत देते रहे हैं कि भारत की तुलना में वो चीन के करीब है। अगर भारत को लेकर टफ स्टैंड्स की बात करें, उससे जुड़े एग्जाम्पल्स की बात करें, तो दिसानायके ने कहा है कि वो 13वां संशोधन लागू नहीं होने देंगे। अपने संविधान में इस संशोधन के लिए श्रीलंका ने राजीव गांधी के दौर में दस्तखत किए थे। इसके जरिए देश के अल्पसंख्यक तमिल समुदाय के लोगों को राजनीतिक और सामाजिक अधिकार दिए जाने की बात थी। लेकिन दिसानायके का स्टैंड ये है अब कि वो इसको लागू नहीं होने देंगे। 2009 में इसी तमिल समुदाय के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे के खिलाफ श्रीलंकाई सरकार ने फौज उतार दी थी। 2009 में गृह युद्ध के फाइनल फेज को लेकर श्रीलंकाई फौज पर आरोप है कि उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों के खिलाफ वॉर क्राइम किया है। मामला इंटरनेशनल फोरम के सामने है। हालांकि दिसानायके इससे जुड़ी किसी भी जांच के लिए तैयार नहीं। इन सब के अलावा उन्होंने श्रीलंका में गौतम अडानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैंसिल करने की भी बात कही है। उनके चुने जाने का भारत पर और क्या व्यापक असर पड़ेगा, इसे लेकर स्विच में हमारी साथी सिमरन ने एक एक्सप्लेनर किया है। उसका लिंक हम आपको इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बाकी भारत श्रीलंका के भविष्य को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन सबको सुनने के बाद आपको क्या लगता है। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।